हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारी झीलों, नदियों और दलदली जमीनों को बचाने के लिए क्या कोई ग्लोबल प्लान है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट? जी हां, बिल्कुल है। और इसका नाम है रामसर कन्वेंशन। तो चलिए आज इसी जरूरी ट्रीटी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले, ये संधि आखिर है क्या? फिर कोई जगह रामसर साइट बनती कैसे है? अच्छा, अगर कोई साइट खतरे में आ जाए तो क्या होता है? इसके बाद हम देखेंगे कि ये किन बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करती है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये कन्वेंशन असल में इतना मैटर क्यों करता है। लेकिन कन्वेंशन की गहराइयों में जाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये वो जगह है जहां पानी और जमीन मिलते हैं। ये कोई दलदल हो सकता है, कोई झील या नदी का किनारा। और ये इकोसिस्टम्स, ये बायोडायवर्सिटी और हम इंसानों दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो अब जब वेटलैंड्स का बेसिक आइडिया क्लियर है तो चलिए अपने पहले सवाल पर चलते हैं। ये कन्वेंशन, ये संधि आखिर बनी क्यों और कैसे बनी? इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में। जगह थी ईरान का एक शहर रामसर, और इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। 1975 तक ये ऑफिशियली लागू भी हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि ये दुनिया की इकलौती, जी हां, अकेली ऐसी ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो सिर्फ और सिर्फ एक खास इकोसिस्टम यानी वेटलैंड्स पर ही फोकस करती है। तो ठीक है, संधि के बारे में तो पता चल गया, पर अब अगला सवाल ये है कि कोई भी वेटलैंड इस खास इंटरनेशनल क्लब का हिस्सा कैसे बनता है? मतलब उसे ये पहचान मिलती कैसे है? तो वो कौन सी कसौटी है, वो क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर किसी वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि या वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ये बड़ा टाइटल दिया जाता है? देखिए, इसके लिए टोटल 9 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, और किसी भी साइट को ये दर्जा पाने के लिए उनमें से कम सिर्फ एक को पूरा करना होता है। और ये क्राइटेरिया बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे क्या वो जगह किसी खतरे में पड़ी प्रजाति का घर है, या क्या वहां रेगुलरली 20,000 से ज्यादा पानी में रहने वाले पक्षी आते हैं, या फिर क्या वो मछलियों के पनपने के लिए एक जरूरी जगह है, एक नर्सरी की तरह। तो आप देख सकते हैं, फोकस पूरी तरह से इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर है। ठीक है, साइट्स चुन ली गईं, उन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग भी मिल गया। लेकिन क्या हो अगर इन बेशकीमती जगहों पर ही कोई खतरा मंडराने लगे? यहीं पर एंट्री होती है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड की। जरा सोचिए इस बारे में। जब किसी इतनी जरूरी साइट पर डेवलपमेंट के नाम पर या पोल्यूशन की वजह से खतरा बढ़ जाता है तो क्या होता है? क्या हमारे पास कोई सेफ्टी नेट, कोई अलार्म सिस्टम है? जी हां, बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए हमें 2 लिस्ट्स के बीच का फर्क समझना होगा। एक है रामसर लिस्ट, ये मेन लिस्ट है जिसमें सभी रिकग्नाइज्ड साइट्स शामिल हैं। लेकिन दूसरी है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। आप इसे एक तरह की वॉच लिस्ट या खतरे की घंटी वाली लिस्ट समझ सकते हैं। अगर कोई रामसर साइट इस रिकॉर्ड में डाली जाती है तो इसका मतलब है कि वहां हालात गंभीर हैं और उस पर फौरन ध्यान देने की, एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन बात सिर्फ साइट्स को लिस्ट करने या खतरे वाली साइट्स पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं है। जो भी देश इस कन्वेंशन को साइन करते हैं, उन्हें कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ये पूरा कन्वेंशन असल में 3 पिलर्स या कह ले कि 3 वादों पर टिका है। पहला है वाइज यूज, यानी समझदारी से इस्तेमाल। मतलब देश अपने सभी वेटलैंड्स का टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करने का वादा करते हैं, सिर्फ लिस्टेड वालों का नहीं, सबका। दूसरा, सही जगहों को रामसर लिस्ट के लिए चुनना और उन्हें ठीक से मैनेज करना। और तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि नदियां और पंछी सरहदें नहीं देखते, तो देशों को मिलकर काम करना होगा। ये तीनों पिलर्स मिलकर एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो हमने ये सब समझ लिया, कन्वेंशन क्या है, साइट्स कैसे बनती हैं, खतरे का सिस्टम क्या है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सबका असल में मतलब क्या है? Why does it matter? हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है? सिर्फ एक आंकड़ा देखिए और आपको इसके असर का अंदाजा हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया भर में 2,500 से भी ज्यादा रामसर साइट्स हैं। सोचिए, 2,500 से ज्यादा। ये वाकई एक बहुत बड़ी ग्लोबल अचीवमेंट है। और इस कन्वेंशन का जो ऑफिशियल मिशन स्टेटमेंट है, वो इसकी पूरी सोच को सामने रख देता है। ये कहता है, स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग, ताकि दुनिया भर में सतत विकास प्राप्त करने में योगदान हो सके। तो यहां साफ है, मकसद सिर्फ वेटलैंड्स बचाना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बड़े गोल का हिस्सा बनना है।
तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये कन्वेंशन सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों को बचाने के लिए नहीं है। ये संधि सीधे सीधे पर्यावरण की सुरक्षा को हम इंसानों की भलाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ती है। इसका मानना है कि अगर हमारे वेटलैंड्स हेल्दी हैं तो हम भी हेल्दी रहेंगे और हमारा प्लैनेट भी। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या हमारे प्लैनेट के सबसे ज़रूरी इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए सिर्फ उन्हें एक इंटरनेशनल लिस्ट में शामिल कर लेना ही काफ़ी है? इस पर सोचेगा ज़रूर।